Hello students, this video is on big method and this is video number 3 on big M method. इससे पहले मैं 2 वीडियोस करा चुकी हूँ बिग एम के ऊपर और दोनों के अंदर आपको 2 डिफरेंट केसेस कराए, एक यूनिक सॉल्यूशन का करवाया था और एक हमने इनफिजिबिलिटी का करा था। अब हम करेंगे अनबाउंडेडनेस कैसे पता चलती है बिग मेथड, बिग एम मेथड। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। तो देखो बेटा, this is the question given to you, solve the following linear programming problem by big M method। बच्चे क्वेश्चन में तो हमेशा इतनी ही बात लिखी होगी, ठीक है। यू हैव टू सी कि ये कौन सा क्वेश्चन है, कौन सा केस है, ये आपको खुद देखना होता है, आइडेंटिफाई करते हैं। तो देखिए मेरा क्वेश्चन ये है कि मैक्सिमम z इक्वल टू x1 माइनस 2x2 प्लस x3, जिसके ऊपर मैंने लिख दिया है 1, राइट। तो ये मेरा क्या है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन है और नीचे मैंने क्या लिखे हुए हैं, ये दोनों कंस्ट्रेंट्स लिखे हुए हैं। तो दिस वन इज माई ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है, एंड ये दोनों मेरे पास बन गए कंस्ट्रेंट्स, राइट। और ये थर्ड क्या होती है मेरी, नॉन नेगेटिविटी रिस्ट्रिक्शन। क्लियर। सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले क्या देखना होता है कि मेरी राइट हैंड साइड जो है हर कंस्ट्रेंट की वो पॉजिटिव है कि नहीं, यही बताया था आपको। तो देखिए मेरे जो 2 कंस्ट्रेंट्स है, इसमें ये 4 है और ये 2 है, तो राइट साइड हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, जो कि है, तो मेरा काम बिल्कुल ठीक है, राइट। अगर नेगेटिव होता तो हम उस वाले कंस्ट्रेंट को -1 से मल्टीप्लाई कर देते दोनों साइड्स पर और इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर देते, ग्रेटर होता तो लेस कर देते, लेस होता तो ग्रेटर कर देते, ठीक है। फिर दूसरा क्या देखते हैं कि ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है ये मैक्सिमाइजेशन का है या मिनिमाइजेशन का है। तो आप देखो मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन यहाँ पे क्या है, मैक्सिमाइजेशन का है। तो आपको पता है कि हम हमेशा मिनिमाइजेशन का रखते हैं, तो इसको मिनिमाइज करने के लिए क्या करोगे, इसको आप 1 वाले जिसको मैंने नंबर 1 दे रखा है, इसको आप -1 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो मैंने लिख दिया ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज ऑफ मैक्सिमाइजेशन, देयरफॉर वी मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाय ऑब्जेक्टिव फंक्शन बाय -1 टू मेक इट अ मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम। तो देखो ये क्या हो जाएगा, इधर x1 का कोफिशिएंट 1 है, जब ये माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -1 हो जाएगा, x2 का कोफिशिएंट -2 की जगह +2 हो जाएगा और x3 का कोफिशिएंट -1 हो जाएगा। तो मतलब साइन चेंज कर दिए। तो देखिए मेरा ये बन गया नया ऑब्जेक्टिव फंक्शन, मैं इसको कंसीडर करके अब सॉल्व करूंगी। फिर मैंने आपको क्या बताया, तीसरी कंडीशन क्या चेक करनी होती है कि नॉन नेगेटिविटी रिस्ट्रिक्शन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो क्वेश्चन में लिखी हुई है बात x1 x2 x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो नॉन नेगेटिविटी रिस्ट्रिक्शन मेरी सेटिस्फाइड है। अगर ये किसी पे लिख देता, मान लीजिए ये लिख देता है x3 अनरिस्ट्रिक्टेड, तो फिर अनरिस्ट्रिक्टेड को कैसे सॉल्व करते हैं उसको मैं नए वीडियो में समझाऊंगी आपको, ठीक है। तो अभी मैंने देख लिया कि मेरी नॉन नेगेटिविटी रिस्ट्रिक्शन सेटिस्फाइड है। तो बच्चों कोई भी क्वेश्चन आप सिंप्लेक्स का सॉल्व करें या आप बिग एम मेथड का सॉल्व करें, तो पहले ये 3 कंडीशन चेक किया करो कि राइट साइड पॉजिटिव होनी चाहिए हर कंस्ट्रेंट की, ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमाइजेशन का रखो अपने पास और नॉन नेगेटिविटी रिस्ट्रिक्शन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। इतना होने के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है हमें स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी। अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहती है कि हर कंस्ट्रेंट के साथ इक्वल टू का साइन होना चाहिए, पर मेरे पास क्वेश्चन में कंस्ट्रेंट का साइन क्या है, एक पे ग्रेटर है और एक पे लेस है। देखो जहां मेरी पेंसिल है, तो मुझे इस ग्रेटर और लेस वाले साइन को इक्वालिटी साइन में कंस्ट्रेंट चेंज करना है। तो इस काम के लिए मैं क्या करती हूँ, हमेशा स्लैक वेरिएबल और सरप्लस वेरिएबल डालती हूँ। कहाँ पे क्या डालना है ये कैसे पता चलेगा, देखो लेस का कंस्ट्रेंट हो, अगर लेस देन का साइन हो तो स्लैक वेरिएबल डालिए, और अगर ग्रेटर का कंस्ट्रेंट हो तो सरप्लस वेरिएबल माइनस कीजिए, क्योंकि बड़ी है क्वांटिटी तो माइनस करेंगे, और साथ में आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड करेंगे। याद रखनी है बच्चों ये बात कि लेस देन के कंस्ट्रेंट में स्लैक वेरिएबल डलता है और ग्रेटर के कंस्ट्रेंट में सरप्लस वेरिएबल माइनस होता है और आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड होता है। और अगर बाई चांस कोई इक्वालिटी कंस्ट्रेंट है, मान लीजिए खुद ही अपने आप में इक्वल टू का कंस्ट्रेंट है, तो उसके अंदर सिर्फ आर्टिफिशियल वेरिएबल डलता है। वो मैं एक क्वेश्चन आपको करा दूंगी पर्टिकुलरली, तो आपको क्लियर हो जाएगी बात, ठीक है। चलिए अब देखिए मेरा क्वेश्चन अब क्या बन गया, स्टैंडर्ड फॉर्म इज, तो मैंने मिनिमम z लिखकर ये तीनों के तीनों आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन में से मिल गई थी वैल्यू। अब देखिए मुझे इस ग्रेटर वाले कंस्ट्रेंट को लेस बनाना है ना, तो मैं क्या करूंगी, ग्रेटर में सरप्लस माइनस कर दीजिए और आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड कर दीजिए। आर्टिफिशियल को मैंने यूज किया हुआ a1 से, ठीक है। आर्टिफिशियल को हम लिखते हैं a1 से, सरप्लस होता है s से हम सरप्लस लिखते हैं, पहली बार इंट्रोड्यूस किया तो 1 आ गया, सरप्लस हमेशा माइनस होगा और कब डलेगा, ग्रेटर के कंस्ट्रेंट में। अब ये देखो इधर लेस देन 2 है नेक्स्ट कंस्ट्रेंट में, यहाँ लेस है ना, तो इसमें ऐड करेंगे सरप्लस वेरिएबल, सॉरी स्लैक वेरिएबल ऐड करेंगे।
क्योंकि लेफ्ट साइड छोटी थी, राइट साइड से कुछ ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगी, बराबर हो जाएगी। और ऊपर सरप्लस वेरिएबल में माइनस क्यों किया, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड जो थी देखो ऐसे ग्रेटर देन राइट हैंड साइड थी, यही था ना, तो लेफ्ट साइड में कुछ माइनस करोगे वो तभी राइट साइड के बराबर होगी, इसलिए सरप्लस वेरिएबल हमेशा माइनस होता है और स्लैक वेरिएबल हमेशा ऐड होता है, राइट। और सरप्लस के साथ क्यों आर्टिफिशियल आ जाता है, अदरवाइज क्योंकि अगर हम आर्टिफिशियल नहीं डालेंगे तो हमें अंदर आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं मिलता, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आती है, ठीक है। हमें नहीं मिलेगा आर्टिफिशियल वेरिएबल तो वीपी का कॉलम नहीं मिल पाएगा। अब देखिए हमने क्या करना है, आपको पता है स्टैंडर्ड फॉर्म ये भी कहती है कि जो वेरिएबल्स कंस्ट्रेंट्स में दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, उन सब की एंट्री ऑब्जेक्टिव फंक्शन में होनी चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में मेरे को अब S1, S2 और A1 भी डालना है। तो आपको पता है कि जीरो वैल्यू असाइन करी जाती है, जीरो कॉस्ट इज असाइन टू स्लैक एंड सरप्लस वेरिएबल। याद रखिए स्लैक और सरप्लस वेरिएबल का कोफिशिएंट हमेशा जीरो रखा जाता है, चाहे सिंप्लेक्स का क्वेश्चन है चाहे बिग एम का क्वेश्चन है, ठीक है। और आर्टिफिशियल वेरिएबल की कॉस्ट दी जाती है एम, तो आर्टिफिशियल वेरिएबल के लिए मैं यूज करूंगी प्लस एम, वेयर एम इज अ वेरी लार्ज पॉजिटिव नंबर, राइट। m इज अ वेरी लार्ज पॉजिटिव नंबर, ये बहुत बड़ा नंबर होता है, इसी m की वजह से हम इसको बिग एम मेथड कहते हैं, ठीक है। तो आर्टिफिशियल वेरिएबल के साथ ही m क्यों लगाया हमने बड़ा नंबर, क्योंकि आर्टिफिशियल वेरिएबल की ज्यादा कॉस्ट होगी तो वो कभी भी सिस्टम में बचेगा नहीं, वो सिस्टम में सिर्फ तभी बचेगा जब आपकी प्रॉब्लम इनफिजिबल होगी, ठीक है। तो इसलिए हम लार्ज कॉस्ट, क्योंकि हमारा काम तो मिनिमम करना है ना, तो कोई बड़ी चीज बड़ी कॉस्ट होगी तो वो एंटर ही नहीं करेगी। और हमारा क्यों आर्टिफिशियल डाला, ताकि वो अंदर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना के दे, राइट। अब हमें सीजे लिखना है क्योंकि हमें सिंप्लेक्स, अच्छा एक चीज और रह गई, S1, S2 और A1 सबके सब ग्रेटर देन 0 होने चाहिए, राइट। चलिए अब सिंप्लेक्स टेबल जैसे सेट करनी सिखाई थी ऐसे इसकी टेबल सेट होगी, पहले सी भी लिखेंगे, फिर वी भी लिखेंगे, फिर एक्स भी लिखेंगे, और फिर क्या लिखेंगे, जितने वेरिएबल क्वेश्चन में दिखाई दे रहे हैं, ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म आपने लिखी है इसमें जो दिखाई दे रहे हैं, तो देखो x1 दिख रहा है, x2 दिख रहा है, x3 दिख रहा है, तो मैंने वो लिखा, S1, S2 मैंने अपनी तरफ से डाले थे वो लिखे, और आर्टिफिशियल वेरिएबल मैंने अपनी तरफ से डाल दिया, राइट। अब मुझे क्या करना है, मुझे वीबी का कॉलम फिल करना है और ये कंस्ट्रेंट्स लिखते हैं। तो पहले सीजे लिख लेते हैं बेटा, सीजे कहाँ से लिखते हैं हम सब, ऑब्जेक्टिव फंक्शन से लिखते हैं। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में इनके जो कोफिशिएंट्स हैं उनको लिखा, देखो जहां मेरी पेंसिल है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में देखो x1 का कोफिशिएंट क्या है, -1, तो मैंने सीजे में लिख दिया -1। x2 का कोफिशिएंट क्या है 2, तो मैंने सीजे में लिख दिया 2। x3 का कोफिशिएंट क्या है -1, तो मैंने लिख दिया -1। S1, S2 मेरे 0 हैं, वो लिख दिए। A1 मेरा आर्टिफिशियल वेरिएबल जिसकी कॉस्ट है m, तो मैंने लिख दिया, ठीक है। हमेशा याद रखिए कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन से आप सीजे निकालते हैं, राइट। अब नीचे कंस्ट्रेंट्स लिखेंगे टेबल के अंदर। तो देखिए पहला कंस्ट्रेंट मेरा ये जिस पर मेरी पेंसिल है, x1 प्लस x2 माइनस x3 माइनस S1 प्लस A1 इक्वल टू 4। तो देखिए x1 का कोफिशिएंट 1 है, तो मैंने x1 के नीचे लिखा यहाँ पर जहां मेरी पेंसिल है 1। अब x2 के नीचे x2 का कोफिशिएंट लिखिए, x2 का कोफिशिएंट है 1 पहले कंस्ट्रेंट में, तो 1 आ गया। x3 का -1, S1 का -1, S2 है नहीं तो 0 है, और A1 इसका कोफिशिएंट आ गया A1 का, ठीक है। अब सेकंड कंस्ट्रेंट देखो, सेकंड कंस्ट्रेंट क्या है, x1 है 4, x1 की वैल्यू है 1, और x2 की है -4, x3 की 1, S1 है नहीं तो 0, S2 मेरा 1 है, A1 है नहीं तो 0, राइट। तो सेकंड कंस्ट्रेंट भी मेरा उतर गया है। अब ये राइट साइड रह गई है इसकी 4 और 2, ये कहाँ लिखी जाती है राइट साइड, हमेशा एक्स बी के कॉलम में, तो मैंने लिख दिया 4 और 2 एक्स बी के कॉलम में। अब बेसिक वेरिएबल वीबी के कॉलम में क्या आएगा, देखो बेटा वीबी के कॉलम में क्या आना चाहिए, आपने ये जो डाले हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो बनाएगा, ठीक है। मैं आपको पहचान बता देती हूँ, अगर आप आर्टिफिशियल वेरिएबल इंट्रोड्यूस करते हो ग्रेटर देन के कंस्ट्रेंट में या इक्वालिटी कंस्ट्रेंट में, तो आर्टिफिशियल वेरिएबल बेसिक बनता है। अगर स्लैक वेरिएबल डाला जाता है लेस देन के कंस्ट्रेंट में, तो उस कंस्ट्रेंट में से आता है आपका लेस देन का कंस्ट्रेंट। जितने कंस्ट्रेंट होंगे उतनी टेबल में रोज जरूर बनेंगी, क्योंकि हर एक कंस्ट्रेंट की एंट्री टेबल में होनी चाहिए। तो पहले वाले कंस्ट्रेंट से मुझे मिला A1, दूसरे वाले कंस्ट्रेंट से स्लैक वेरिएबल मिला S2, तो मेरा यहाँ आ जाएगा A1 और S2। आप चेक कर सकते हैं कि A1 और S2 आपके अंदर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना रहे होंगे। देखो A1 और S2, ये रहा 1 0 और ये रहा 0 1। मैंने आपको बताया था ऑर्डर चेंज हो सकता है रोज का, कि ऊपर नीचे हो गई, पर वो दोनों आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएंगे, ये जरूरी है। इसीलिए हमने आर्टिफिशियल वेरिएबल डाला था। सोचो अगर मैंने A1 ना डाला होता, सिर्फ S1 और S2 रखते, तो क्या ये S1 S2 मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना रहे हैं, देखो नहीं बना रहे, -1 आ रहा है आपके पास S1 के कॉलम में। इसीलिए सरप्लस वेरिएबल जब भी डाला जाता है तो आर्टिफिशियल साथ में डालते हैं,
ताकि आपका आर्टिफिशियल वेरिएबल आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने में मेरी हेल्प करे। ठीक है, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो वेरिएबल अंदर बनाते हैं वही मेरे बेसिक वेरिएबल्स होते हैं, राइट। तो ये मेरे बेसिक वेरिएबल्स आ गए। अब इनकी सीबी में कॉस्ट लिखनी है। मैंने बताया कॉस्ट सीबी में कहां से उठाई जाती है, सीजे के कॉलम से उठाई जाती है। तो देखो A1 लिखा है यहाँ पे वीबी के कॉलम में, तो A1 के ऊपर देखो यहाँ क्या लिखा है, जहां पे मेरी पेंसिल है A1 के ऊपर सीजे के कॉलम में क्या लिखा है, M, तो हम यहाँ लिख देंगे M। ऐसे ही देखो S2 लिखा हुआ है, S2 के ऊपर देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, S2 के ऊपर 0 लिखा हुआ है ना, S2 के ऊपर 0, तो मैं यहाँ S2 के ऊपर लिख दूंगी 0, राइट। ये हो गया। अब मुझे क्या करना है, कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन में मैं क्या करती हूँ, हमेशा ZJ कैलकुलेट करूंगी, तो ZJ मैंने लिख दिया यहाँ पर। अब ZJ कैलकुलेट करने का क्या तरीका सिखाया आपको, देखो बेटा ZJ हमेशा सिंप्लेक्स हो, बिग एम हो, कुछ भी हो, ZJ हमेशा एक ही तरीके से कैलकुलेट होता है। जिस भी कॉलम का ZJ निकालना है उसको मल्टीप्लाई कर दो CB के कॉलम से एलिमेंट वाइज। देखो मुझे x1 का ZJ निकालना है, तो x1 में मेरे दो वैल्यू लिखी हुई है 1 1, इस वाले कॉलम को जिसपे मेरी पेंसिल है x1 पे, इसको मल्टीप्लाई कर दो CB के कॉलम से। देखो CB में क्या लिखा है, m और 0, तो करिए मल्टीप्लाई। देखो m इंटू 1 m, 0 इंटू 1 0, तो मेरा क्या आ गया m, राइट। ऐसे ही x2 का निकालेंगे। देखिए x2 का कैसे निकलेगा मेरा, ध्यान से देखिए, ये रहा मेरा x2, x2 का कॉलम है 1 और -4, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए लास्ट वाले कॉलम से m और 0 से, तो देखो क्या आएगा, m इंटू 1 m, 0 इंटू -4 0 आ गया। ठीक है, तो ये मेरा फिर से क्या आ गया, m आ गया। ऐसे ही x3 का निकालो, देखो -1 और 1 को मल्टीप्लाई कर दो m और 0 से कॉरेस्पॉन्डिंगली, तो मेरा आंसर आ जाएगा -m। ऐसे ही सिमिलरली आप S1 का निकाल लो, फिर S2 का निकाल लो, और A1 का सॉरी m आएगा, राइट। तो ये मेरे निकल गए ZJ निकालने के बाद ZJ माइनस CJ निकालेंगे। आपको पता है ZJ सबसे नीचे लिखे हुए होते हैं और CJ सबसे ऊपर, देखो जहां मेरी पेंसिल है, जहां हमने खुद लिखे थे ऑब्जेक्टिव फंक्शन से, ये मेरे CJ लिखे हैं, कॉरेस्पॉन्डिंगली माइनस कर दो। देखो ZJ है m और उसके ऊपर x1 का CJ कितना लिखा है, -1, सो m माइनस -1 कितना आ गया, m प्लस 1। ठीक है, ऐसे ही x2 का क्या आ जाएगा, देखो x2 का ZJ है m और ऊपर -2 लिखा है CJ, तो इसका आंसर आ गया m -2, राइट। ऐसे ही इसका निकाला x3 का -m प्लस 1 हो जाएगा, इसका -m -0 0 -0 m -0, ठीक है, m -m। अब एक नजर मार लीजिए, आपकी प्रॉपर्टी क्या है कि ZJ माइनस CJ कॉरेस्पॉन्डिंग टू ऑल द बेसिक वेरिएबल इज ऑलवेज 0। तो आप देखिए ZJ माइनस CJ, VB के कॉलम में क्या लिखा है, A1 और S2, A1 और S2 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो मेरे ZJ माइनस CJ आएंगे वो हमेशा 0 आने चाहिए इस वाली टेबल के अंदर। तो देखते हैं क्या आ रहे हैं हमारे, ये देखो S2 के नीचे भी 0 आ रहा है और A1 के नीचे भी ZJ माइनस CJ 0 आ रहा है। इसका मतलब मेरी टेबल सही बनी है, मेरी कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है। काफी हद तक हमें पता चल जाती है ये बात, ठीक है। तो ये चेक करने का मैंने आपको तरीका बताया था कि बेसिक वेरिएबल के ZJ माइनस CJ हमेशा 0 आते हैं। तो जब भी कोई टेबल बना लो तो ये कंडीशन चेक कर लिया करो, उससे पता चल जाएगा कि कैलकुलेशन सही है, राइट। अब क्या करना होता है, नाउ वी लुक एट दीज ZJ माइनस CJs। अगर ये सारे ZJ माइनस CJ मेरे लेस देन इक्वल टू 0 आ गए तो मेरा आंसर भी आ गया, और अगर नहीं आए तो जो पॉजिटिव आएगा, लार्जेस्ट पॉजिटिव विल एंटर इनटू द बेसिस। जैसे आप सिंप्लेक्स में करते थे, बिल्कुल सेम तरीका है। देखो अब देखेंगे कैसे कि कोई पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है। देखो इधर m क्या है, लार्जेस्ट पॉजिटिव, लार्ज पॉजिटिव नंबर, ठीक है। तो सपोज कर लो इधर देखो क्या है, m प्लस 1। सबसे पहले तो ना m का कोफिशिएंट देख लिया करो, अगर m का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो नंबर पॉजिटिव है। देखो इधर m का कोफिशिएंट 1 है ना, तो ये पॉजिटिव नंबर हो गया। इधर देखो सेकंड x2 के अंदर जहां मेरी पेंसिल है, इधर भी m का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, ठीक है ना, m का कोफिशिएंट 1 है जो पॉजिटिव है, तो ये भी पॉजिटिव नंबर हो गया। इधर देखिए x3 में m का कोफिशिएंट नेगेटिव है। देखो m खुद बहुत बड़ा पॉजिटिव नंबर है, उसका कोफिशिएंट नेगेटिव हो गया ना, माइनस साइन से मल्टीप्लाई होकर वो नेगेटिव नंबर बन गया। उसमें कोई +1 या छोटा सा नंबर ऐड भी कर दोगे तो भी वो नंबर नेगेटिव ही रहेगा, ठीक है। तो -m+1 नेगेटिव हो गया, इधर -m नेगेटिव हो गया, ये 0 है, ये 0 है, कोई प्रॉब्लम नहीं देगा। तो हमारे दो पॉजिटिव नंबर आ गए, एक m+1 और एक m-2, दो ZJ माइनस CJ पॉजिटिव आ गए। अब इन दोनों में से जो बड़ा होगा ना, लार्जेस्ट पॉजिटिव ZJ माइनस CJ विल एंटर इनटू द बेसिस, ठीक है। लार्जेस्ट पॉजिटिव ZJ माइनस CJ एंटर्स इनटू द बेसिस, ठीक है। तो अब मुझे देखना है इनमें से कौन सा बड़ा है। तो देखिए
आप बेटा यहाँ देख सकते हो, इधर m में +1 हो रहा है और इधर m में -2 हो रहा है, तो बढ़ रहा होगा नंबर m+1 वाला। अगर किसी बच्चे को देखने में दिक्कत हो वो क्या करा करे, अपने मन में ना m की कोई बहुत बड़ी वैल्यू सोच लो। सपोज कर लो मैंने 1000 सोच ली, ठीक है, क्योंकि इस पूरी टेबल में मुझे छोटी छोटी वैल्यू दिख रही है 1 2 -1, तो m 1000 भी लूंगी तो इस टेबल के लिए बहुत बड़ा है। तो m को मैंने ले लिया 1000, तो ये बन जाएगा 1000 + 1 होके 1001, और ये 1000 में से 2 माइनस होके 998 के करीब आ जाएगा। तो मेरा कौन सा नंबर बड़ा हुआ, ये वाला नंबर, ठीक है। तो दिस विल एंटर इनटू द बेसिस। तो मैंने यहाँ पे एरो लगा दिया कि नेक्स्ट टेबल में देखो ये एरो किसके कॉरेस्पॉन्डिंग आया है, x1 के कॉरेस्पॉन्डिंग आया। तो नेक्स्ट टेबल में मेरा x1 विल एंटर इनटू द बेसिस, राइट। तो मैं इसको लिख लेती हूँ, देखो x1 इज द एंटरिंग वेरिएबल बिकॉज इसका zj माइनस cj सबसे बड़ा लार्जेस्ट पॉजिटिव है। x1 इज द एंटरिंग वेरिएबल, ये मेरा एंटरिंग वेरिएबल बन गया, ठीक है। और इसके जो कॉलम है, इस कॉलम को क्या बोलते हैं, एंटरिंग वेरिएबल के कॉलम को पाइवेट कॉलम। मैं लिख देती हूँ, इसको बोलते हैं हम पाइवेट कॉलम, राइट। अब इसका क्या मीनिंग है एंटरिंग द बेसिस का, देखो अब इसका मतलब ये है कि वीबी के कॉलम में हम बेसिक वेरिएबल्स लिखते थे, तो a1 और s2 इन दोनों में से किसी एक जगह से, ठीक है, आपका a1 चला जाएगा या s2 चला जाएगा और उसकी जगह पर x1 बैठ जाएगा आके, ठीक है। नेक्स्ट टेबल में हम क्या करेंगे, a1 या s2 में से किसी एक को हटाएंगे और उसकी जगह पे x1 को लिख देंगे। अब भाई किसको हटाएं हम, ये कैसे पता चलेगा, उसके लिए हम निकालते हैं रिप्लेसमेंट रेशोस। तो यहाँ पे लास्ट में कॉलम बनाया जाता है रिप्लेसमेंट रेशो। रिप्लेसमेंट रेशो का फॉर्मूला रिकॉल करा देती हूँ मैं, यही सेम आपने कई बार कर लिया है सिंप्लेक्स में भी और विज्ञान में भी। रिप्लेसमेंट रेशो का फॉर्मूला XB अपॉन पाइवेट कॉलम, पाइवेट कॉलम की वो एंट्रीज जो ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। तो देखिए मेरा XB का कॉलम कौन है, ये जहां मेरी पेंसिल है देखो 4 2, ये मेरे XB का कॉलम है। और पाइवेट कॉलम कौन है, जिसको मैंने अभी अभी ब्लू कलर से मार्क किया, ये x1 जो एंटर कर रहा था, ठीक है। तो इनको डिवाइड कर दो, देखो 4/1, ठीक है, तो आपका आ गया 4/1 4, 2/1 ये आ गया 2, ठीक है। अब क्या करो, देखो बेटा मैंने हमेशा बताया अंदर घुसने के लिए रास्ता मुझे मिला था zj माइनस cj का। तो अगर लार्जेस्ट पॉजिटिव zj माइनस cj है उसने एंटर किया, तो रिप्लेस कौन करता है, जो छोटा होगा, ठीक है। तो जो मिनिमम रिप्लेसमेंट रेशो होगी ना, कौन सी है इन दोनों में छोटी, 4 और 2, तो जो छोटी है वो चली जाएगी, वो आउटगोइंग वेरिएबल बनाएगा। तो मेरी ये 2 किसके कॉरेस्पॉन्डिंग आया है, इस S2 के कॉरेस्पॉन्डिंग आया है। तो ये बन गई, ये S2 मेरा क्या बन गया, आउटगोइंग वेरिएबल। जिसकी रिप्लेसमेंट रेशो छोटी आएगी वो बन जाएगा आउटगोइंग वेरिएबल। तो मैं लिख देती हूँ मेरा S2 इज द आउटगोइंग वेरिएबल। क्यों, क्योंकि इसकी रिप्लेसमेंट रेशो सबसे छोटी आई थी। S2 इज द आउटगोइंग वेरिएबल, और इसकी ये जो रो मैंने सिलेक्ट करी है, इस रो को क्या बोल देंगे अब, पाइवेट रो। रिप्लेसमेंट रेशो जिसकी छोटी है उस रो को क्या बोलेंगे, पाइवेट रो। अब देखो एक बात और मैं बताती हूँ कि जो एलिमेंट पाइवेट रो और पाइवेट कॉलम दोनों में लाई कर जाए उसको बोलते हैं पाइवेट एलिमेंट। तो ये जो 1 है मेरा यहाँ जहां मेरी पेंसिल है, ये 1 मेरा पाइवेट रो में भी है और ये पाइवेट कॉलम में भी है, तो ये क्या बन जाएगा मेरा पाइवेट एलिमेंट, ठीक है। तो एलिमेंट विच लाइज इन द पाइवेट रो एंड पाइवेट कॉलम बिकम्स द पाइवेट एलिमेंट। तो मेरा पाइवेट एलिमेंट बन गया 1, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट टेबल में क्या चेंजेस आएंगे, ये देखिए मैं दोबारा ये टेबल बनाऊंगी और उसमें अब क्या कर दूंगी, इस S2 की जगह पर, क्योंकि ये तो चला गया, इस S2 की जगह पर मैं लिख दूंगी x1। तो नेक्स्ट टेबल में VB के कॉलम में a1 और x1 आ जाएंगे, ठीक है। दोबारा टेबल बनाते हैं हम। टेबल बनाने की शुरुआत मैंने आपको हमेशा सिखाई है, पहले CB फिर VB फिर XB, उसके बाद जो क्वेश्चन में वेरिएबल थे x1 x2 x3, और जो हमने डाले S1 S2 हमने डाले थे और एक आर्टिफिशियल वेरिएबल डाला था, ठीक है। अब देखिए फिर मैंने बताया था कि पहले वो चीजें लिखनी चाहिए जो टेबल में चेंज नहीं होती। तो टेबल में CJ कभी चेंज नहीं होता, तो CJ हमारा जो क्वेश्चन में गिवन था हमने उसी को ही कॉपी कर लिया जो हमारा पहले वाली टेबल में था, ठीक है ना, वहीं से कॉपी कर लिया इसको हमने, ये कभी चेंज नहीं होगा। और VB के कॉलम में मैंने क्या बताया कि S2 मेरा चला गया और उसकी जगह पर मेरा x1 आ गया, और यहाँ पे आर्टिफिशियल वेरिएबल a1 था तो ये a1 ही रह गया, ठीक है ना बेटा। अब देखो मुझे सबसे पहले अब इसमें क्या लिखना है, CB को फिल करना है। CB कहाँ से फिल होता है, CJ से कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज उठाते हैं हम। तो देखो मेरा CJ में क्या लिखा हुआ है, देखिए यहाँ VB के कॉलम में लिखा है a1, तो a1 का CB मुझे यहाँ लिखना है जहां मेरी पेंसिल है। तो क्या करोगे, a1 के ऊपर देखो क्या लिखा है, a1 के ऊपर CJ में क्या लिखा है m,
तो कॉस्ट आ जाएगी m। ऐसे ही x1 का लिखना है कॉस्ट, तो x1 की कॉस्ट कितनी है वो कहाँ लिखी है, उसके ऊपर लिखी है, ये रही सीजे में, तो x1 की जगह आ जाएगा -1। ठीक है बेटा, हमेशा ही ऐसे करते हो, सिंप्लेक्स में बहुत प्रैक्टिस कर चुके हो आप इस बात की, तो ये तो अब आपके लिए कोई नई बात नहीं है, राइट। अब क्या करना है मुझे, सबसे पहले आपको पता होता है कि हम जो हमारी पाइवेट रो बनी है, ठीक है ना, मेरी पाइवेट रो जो बनी है इसको पहले ठीक करते हैं। क्या ठीक करते हैं, अब इसको हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनवाना है x1 को, जो मेरा एंटर कर रहा है वेरिएबल, तो सबसे पहले पाइवेट एलिमेंट को 1 बनाते हैं। तो ये मेरा पाइवेट एलिमेंट है विच इज ऑलरेडी 1 है। अगर पाइवेट एलिमेंट ऑलरेडी 1 है तो हमारा अच्छा हो गया काम, हमें और ज्यादा नहीं करना पड़ेगा, हम इस रो को एज इट इज कॉपी कर देंगे। और अगर ये पाइवेट एलिमेंट मेरा 1 नहीं होता, सपोज कर लो 7 होता, तो हम क्या करते, पूरी रो को 7 से डिवाइड कर देते। ठीक है, अब यहाँ पे जरूरत नहीं है क्योंकि पाइवेट एलिमेंट ऑलरेडी 1 है, तो मैं इसको कॉपी कर देती हूँ। तो 2 1 -4 इसको एज इट इज कॉपी कर दो, 2 1 -4 1 0 1 0। ठीक है ना, देखो बेटा, अब क्योंकि यहाँ पे मेरे x1 और a1 थे ना, तो x1 जो है मेरा इसके कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे 1 होना चाहिए, क्योंकि ये अब अंदर जाके आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएगा। तो इधर अगर x1 के कॉरेस्पॉन्डिंग 1 है, तो अब इसके ऊपर यहाँ क्या होना चाहिए, जहां मेरी पेंसिल है यहाँ 0 बनाना है। तो अब इसको मेरे को नई रो लिखनी है, तो न्यू r1 इक्वल टू नई रो r1 लिखनी है। r1 मीन्स r मीन्स रो 1 मतलब फर्स्ट रो। तो मैंने हमेशा बताया न्यू रो r1 लिखनी है, तो आप क्या करोगे, पहले ओल्ड r1 लिखो, फिर माइनस जिस एलिमेंट को आपको 0 बनाना है वो यहाँ लिखोगे। तो मेरे को किस एलिमेंट को 0 बनाना है, देखो जरा टेबल में देखते हैं हमें किसे बनाना है। ये देखिए पाइवेट एलिमेंट ये था, इसको 1 बना लिया था, अब इसके ऊपर मुझे यहाँ 0 चाहिए था ना, इस वाले 1 पे जिसपे मेरी पेंसिल है, ये देखो ये वाला 1, इसको 0 बनाना है। तो जिसको 0 बनाना है उसकी हेल्प, उसी को लिख लो यहाँ पे। तो मैंने लिख दिया 1, ठीक है, इनटू न्यू क्या आएगा, जो आपने ये रो अभी अभी ठीक करके लिखी है, सबसे पहले पाइवेट रो को ठीक करके जो रो मिलती है उसकी हेल्प लेते हैं। तो मेरा बन गया न्यू r2। ठीक है, अब क्या करोगे, ओल्ड r1 के नीचे ओल्ड r1 के एलिमेंट्स लिखो। तो मेरा ओल्ड r1 क्या है, देखो बेटा ओल्ड r1 मेरा क्या है, ये रहा 4 1 1 -1 -1 0 1, ये है ना मेरा फर्स्ट रो r1। तो इसको नीचे लिख देती हूँ, ओल्ड r1 के नीचे ओल्ड r1 के एलिमेंट्स। तो देखिए 4 1 1 -1 0 और 1 माइनस 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 माइनस। ठीक है, और न्यू r2 का है नई टेबल में, नई चीज नई टेबल में, पुरानी चीज पुरानी टेबल में। तो मैंने न्यू r2 के एलिमेंट्स को कॉपी कर लिया। ठीक है ना, 1 0 कहाँ से कॉपी किए हैं देख लो एक बार, ये रही, ये है जिसपे मेरी पेंसिल है, ये x1 वाली रो, ये मेरी न्यू r2 बनी थी, तो मैंने इसको कॉपी कर लिया, राइट। अब इसको सॉल्व कर दो यहाँ पे, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, नई वैल्यूज निकल कर आ गई मेरे पास। तो ये मेरा बन गया 205, ये जो भी वैल्यूज आई हैं इसको लिख दो, 205 -2 -1, और क्या वैल्यूज आ रही है, -2 -1 -1 1। ठीक है, तो ये आ गई। ठीक है, तो मेरी नई टेबल तो बन गई। अब फिर से देखना पड़ेगा आंसर आया कि नहीं आया। आंसर निकालने के लिए हमेशा ZJ - CJ कैलकुलेट करना है, तो पहले ZJ कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर ZJ - CJ कैलकुलेट कर लेंगे। तो चलिए फिर से निकालते हैं हर कॉलम का ZJ। मैं आ गई x1 के पास दोबारा से, x1 का ZJ निकालना है, तो क्या करेंगे, x1 के कॉलम को CB वाले कॉलम से मल्टीप्लाई कर दो। देखो m × 0 0 -1 × 1 -1, तो मेरे पास आ गया -1। अब x2 वाले का कैलकुलेट करो, देखो जहां मेरी पेंसिल है x2 के अंदर है f5 और -4, और CB के कॉलम में है m और -1, मल्टीप्लाई करो, देखो 5 × m -1 × -4 4 हो जाएगा, तो ये हमारा 5m + 4 आ गया। ऐसे ही बेटा x3 का कैलकुलेट कर लिया मैंने, तो ये आ जाएगा मेरे पास -2m -1, तो जो आपका कैलकुलेट होके आ रहा है वो लिख दिया मैंने सारे कॉलम्स का। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, ZJ - CJ निकालूंगी। तो ZJ - CJ निकालने के लिए क्या होता है मेरे पास, ZJ ये लिखे हुए हैं और CJ इनके टॉप पे लिखे हुए हैं, ये रहे, कॉरेस्पॉन्डिंगली माइनस कर दो बेटा। देखो -1 -1, तो ये क्या हो गया 0। अब ये क्या बन जाएगा, देखो x2 का f है 5m + 4 -2, तो ये बन गया मेरा 5m + 2। ऐसे ही ये क्या बन जाएगा, -2m - 2। ठीक है ना, सॉरी गलत हो गया, -2m -1 माइनस ये -2m रह जाएगा, राइट।
अब ये जो भी वैल्यूज आपकी आई हैं इनको आपने कैलकुलेट कर लिया। फिर से एक नजर मारो कि Zj माइनस Cj कॉरेस्पॉन्डिंग टू बेसिक वेरिएबल 0 है कि नहीं। देखो बेटा, बेसिक वेरिएबल VB के कॉलम में लिखे होते हैं। VB के कॉलम में लिखा है A1 और X1। A1 के कॉरेस्पॉन्डिंग मेरा Zj माइनस Cj 0 है और X1 के कॉरेस्पॉन्डिंग Zj माइनस Cj भी मेरा 0 आया है। इसका मतलब मेरी कैलकुलेशन काफी हद तक ठीक है। अगर किसी बच्चे का बेसिक वेरिएबल का Zj माइनस Cj 0 नहीं आ रहा तो इसका मतलब उससे कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है। ठीक है बेटा, अब फिर से ये देखेंगे कि हमारे सारे Zj माइनस Cj लेस देन इक्वल टू 0 आ गए कि नहीं आए। अगर आ गए तो आंसर आ गया, नहीं आए तो हमें अभी और काम करना है। तो आप देखिए यहाँ पे देखो x2 के कॉरेस्पॉन्डिंग देखिए मेरा आंसर आया Zj माइनस Cj में 5m प्लस 2। मैंने आपको कहा है m का कोफिशिएंट देख लिया, अगर वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है वही बता देता है कि आंसर हमारा ये Zj माइनस Cj पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। m का कोफिशिएंट है 5 जो कि एक पॉजिटिव नंबर है, तो इसका मतलब ये मेरा अभी पॉजिटिव है। ठीक है, अब इधर देखो, इधर m का x3 में m का कोफिशिएंट -2 है तो ये नेगेटिव हो गया। इसमें भी बाकी में भी m का कोफिशिएंट हर जगह पे नेगेटिव है तो वो नेगेटिव नंबर्स हैं। तो देयर इज ओनली वन Zj माइनस Cj विच इज पॉजिटिव। जो पॉजिटिव होगा उसको एंटर करा दोगे। ठीक है, तो मैंने एरो लगा दिया। अब किसको एंटर कराएंगे, किसके कॉरेस्पॉन्डिंग एरो आया ये x2 के कॉरेस्पॉन्डिंग। तो x2 मेरा बन गया एंटरिंग वेरिएबल और ये रो जिसको मैंने रेड कलर कॉलम जिसको मैंने रेड कलर से मार्क किया है इसका ये बन गया पाइवेट कॉलम। तो मैं लिख देती हूँ नीचे x2 इज द एंटरिंग वेरिएबल हेयर, क्योंकि इसका Zj माइनस Cj पॉजिटिव आया था। क्लियर है बच्चों? ठीक है, अब आ जाइए। अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, मुझे ये तो पता चल गया x2 अंदर घुसेगा नेक्स्ट टेबल में, या तो A1 चला जाएगा या x1 चला जाएगा, इनमें से किसी एक जगह पे x2 को बिठा देंगे नेक्स्ट टेबल में। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, किसकी जगह बिठाएं, हम कैलकुलेट करेंगे रिप्लेसमेंट रेशियोज। तो रिप्लेसमेंट रेशियो का फॉर्मूला XB अपॉन पाइवेट कॉलम विच इज ग्रेटर देन 0, एंट्री ग्रेटर देन 0, राइट। तो देखिए इधर ये रहा XB का कॉलम 2 2 और ये रहा x2 पाइवेट कॉलम मेरा, तो डिवाइड करो 2/5। ठीक है, अब इधर देखो, इधर 2/-4 बनेगा, तो मुझे पता है कि मुझे पाइवेट कॉलम की उसी की रेशो कैलकुलेट करनी होती है जो ग्रेटर देन 0 हो। तो ये तो नेगेटिव है, इसकी रेशो कैलकुलेट नहीं होगी, तो आपने क्या लगा दिया, डैश, राइट। तो अब मेरे पास एक ही बची है रिप्लेसमेंट रेशो, जो एक ही है तो उसी को डिपार्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये 2/5 किसके कॉरेस्पॉन्डिंग आया है, ये देखो जरा, A1 के कॉरेस्पॉन्डिंग आया है। तो नेक्स्ट टेबल से A1 को बाहर भगा देंगे और इसकी जगह पर VB के कॉलम में क्या लिख देंगे, x2। ठीक है बेटा, ये जो रो मेरे पास आई है इस रो को बोलते हैं पाइवेट रो, जिसको मैंने मार्क किया, जिसकी रिप्लेसमेंट रेशो छोटी थी। ठीक है, और कॉलम को बोलते हैं पाइवेट कॉलम। और पाइवेट एलिमेंट क्या होगा, जो पाइवेट रो और पाइवेट कॉलम दोनों में था, ये 5। ठीक है, सो एलिमेंट विच लाइज इन द पाइवेट रो एंड पाइवेट कॉलम इज कॉल्ड पाइवेट एलिमेंट। तो अब मैं नेक्स्ट टेबल में ये पाइवेट एलिमेंट 5 को 1 बनाएंगे और इसके नीचे क्या बनाएंगे, -4 की जगह पर 0 बनाएंगे। ठीक है ना, तो चलिए नेक्स्ट टेबल बनाते हैं। नेक्स्ट टेबल बनाने के लिए फिर से वही काम करना है, CB VB XB। ठीक है, और x1 x2 x3 क्वेश्चन में गिवन थे, s1 s2 हमने डाले थे। अच्छा, एक चीज और नोटिस कीजिए बच्चे, जब आर्टिफिशियल वेरिएबल ये A1 गया है ना, अब इसमें A1 डिपार्ट हुआ है, A1 इज द आउटगोइंग वेरिएबल। अगर A1 आउटगोइंग वेरिएबल है और वो एक बारी चला जाता है तो A1 का पूरा कॉलम गायब कर दो नेक्स्ट टेबल में, इस A1 की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसको हमने सिर्फ अपनी टेबल चलाने के लिए रखा था ताकि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स मुझे दे दे। एक बार इसने मुझे दे दिया इस और ये आउटगोइंग वेरिएबल बन गया, ये चला गया, तो इसका काम खत्म। अब इसको नेक्स्ट टेबल में A1 की कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, नेक्स्ट टेबल में A1 को गायब कर दीजिए। ठीक है, मैं रिपीट कर देती हूँ, अगर A1 VB के कॉलम से बाहर हो जाए, जो भी आर्टिफिशियल वेरिएबल है वो VB के कॉलम से बाहर हो जाए तो उसको पूरी टेबल से गायब कर दो। ठीक है, नहीं भी किया किसी बच्चे ने तो कोई दिक्कत नहीं है, रखे रखना, बस आपको कैलकुलेशन एक्स्ट्रा करनी पड़ जाती है। ठीक है, पर उसका काम पूरा हो चुका। ठीक, तो आप देखिए नेक्स्ट टेबल में A1 की जगह पर क्या आ जाएगा मेरे पास, x2, और x1 अपनी जगह पे रहेगा। ठीक है, तो VB के कॉलम में हमने लिख दिया x2 और x1। अब जो डेफिनेशन है VB की वो क्या कहती है कि x2 x1 अंदर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएंगे, तो इसीलिए हमें पाइवेट एलिमेंट को 1 बनाना पड़ता है। तो अब मैंने यहाँ पे A1 का कॉलम गायब कर दिया, CJ मेरे कॉलम में कभी चेंज नहीं होते हैं, तो CJ को मैं एज इट इज कॉपी कर दूंगी, राइट। सिर्फ आर्टिफिशियल वेरिएबल को बाहर भगा सकते हैं आप,
मतलब पूरा का पूरा कॉलम कभी भी गायब करना है तो उसका बनेगा आर्टिफिशियल का। अगर कोई और वेरिएबल जाता है उसका नहीं वापस करते, उसका नहीं गायब करना है, सिर्फ आर्टिफिशियल वेरिएबल का डाल देते हैं। ठीक है, अगर चला गया तो। और अगर समझ ना आए तो आप रखे रखना, हटाना मत। ठीक है, तो चलिए अब सीबी भरते हैं। सीबी का कॉलम x2 और x1 की कॉस्ट लिखनी है। तो देखो x2 के ऊपर यहाँ टॉप में क्या लिखा है, जहां मेरी पेंसिल है 2, तो x2 की जगह लिख दिया 2। और x1 की जगह पे क्या लिखूंगी, देखो -1, तो मैंने लिख दिया -1। राइट, अब देखिए, अब मुझे बाकी की टेबल फिल करनी है। तो पहले सबसे पहले क्या काम करते हैं, पाइवेट एलिमेंट को 1 बनाएंगे। तो देखिए इधर बच्चों, जहां मेरी पेंसिल है मेरा पाइवेट एलिमेंट 5 है, पहले इसको 1 बनाइए। इसको 1 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पूरी रो को 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो मेरी न्यू R1 क्या हो जाएगी, ओल्ड R1 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है ना बेटा, मैंने बताया है कि आपको एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस का इस्तेमाल करना होता है। तो मैं न्यू R1 को निकाल दूंगी ओल्ड R1 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, तो मैं इसको पूरे को 5 से डिवाइड करके लिख रही हूँ कि मेरा क्या आ जाएगा। देखो यहाँ 2 था तो 2/5 हो जाएगा। ठीक है ना, 0 था तो 0 रहेगा, ये 1 हो जाएगा, और ये बन जाएगा -2/5, और ये आ जाएगा -1/5, और ये आ जाएगा -1/5। A1 को हम कैलकुलेशन में नहीं ले रहे। राइट, अब देखो बेटा, x2 और x1 है ना, तो x2 के कॉरेस्पॉन्डिंग मेरे पास 1 आ गया। इसने आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, तो 1 के नीचे मुझे यहाँ क्या चाहिए, 0 चाहिए। और यहाँ पे x1 में 0 है ना, इसके नीचे 1 आना चाहिए। तो हम किसकी हेल्प लेते हैं, आपको पता है मैंने पाइवेट एलिमेंट को 1 बनाया और उसके ऊपर नीचे सब जगह 0 बनाना होता है। तो अब मेरा क्या काम है, नेक्स्ट इस R2 को लिखना है, सेकेंड रो को लिखना है। सेकेंड रो में मैं क्या करूंगी, इस -4 को मुझे 0 बनाना है। ठीक है, -4 को 0 बनाना है, क्योंकि ऊपर 5 1 बन चुका है, उसके नीचे अब मेरे को 0 चाहिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए। तो मैं नेक्स्ट इसके अंदर इटरेशन इस तरीके से लगाऊंगी कि ये -4 0 बन जाए। तो इसके लिए मैंने आपको तरीका क्या सिखाया हुआ है कि आपको जो भी चीज ठीक करनी है, तो मुझे ठीक करनी है न्यू R2 चाहिए। तो न्यू R2 चाहिए तो पहले लिखो ओल्ड R2, फिर माइनस जिस एलिमेंट को 0 बनाना है, मुझे किसको 0 बनाना है, -4 को, तो मैंने लिखा -4। हेल्प किसकी लेंगे, जिसको आपने अभी अभी ठीक किया है। मैंने किसको ठीक किया है, न्यू R1 को। सबसे पहले हम पाइवेट रो को ठीक करते हैं, उसी की हेल्प लेंगे। ठीक है, अब ओल्ड R2 के नीचे ओल्ड R2 के एलिमेंट्स लिख लो। तो ओल्ड एलिमेंट्स ओल्ड टेबल से मिलेंगे। देखो क्या है ओल्ड R2 के एलिमेंट, देखो इधर जहां मेरी पेंसिल है 2 1 -4 1 0 और ये 1, A1 का हम लेंगे नहीं। ठीक है ना, तो 2 1 -4 जो भी वैल्यूज आ रही है मैं लिख रही हूँ 2 1 -4 और क्या है 1 0 1। ठीक है, नीचे लिख देते हैं 1 0 1। ठीक है, अब करते हैं इसको, देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 4 4 मल्टीप्लाइड मल्टीप्लाइड मल्टीप्लाइड। सेम यही काम मैं यहाँ पे भी कर देती हूँ। ठीक है, +4 मल्टीप्लाई। ठीक है ना, तो देखिए +4 मल्टीप्लाई +4 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। तो देखिए मेरे पास क्या आ जाएगा, न्यू R1 लिखा हुआ है, ये न्यू R1 को मल्टीप्लाई करना है। तो नई R1 तो नई टेबल में लिखी है, ये लिखी 2/5 0 1 -2/5, इनको लिख लीजिए अब। तो देखिए पहले है 2/5, फिर 0 है, फिर 1 है, फिर है -2/5 -1/5 -1। तो -2/5 -1/5। ठीक है, और ये क्या है 1/5, -2/5 -1/5। राइट, अब इन सबको सॉल्व कर लो बच्चे। तो ये क्या बन जाएगा, -4/5, ये क्या बन जाएगा मेरा 1/5, और ये क्या हो जाएगा -8/5 -8 -3/5। ठीक है, ऊपर वाली भी कैलकुलेशन कर लीजिए बच्चा। तो ये 1 और ये क्या आ जाएगा आपका 2 बाय, ये नहीं आएगा 18/5। ठीक है, तो जो वैल्यूज ये आ गई हैं न्यू R2 की, इसको न्यू R2 की टेबल में लिख दो। 18/5 1 0 -3/5 -4/5 और 1/5। ठीक है, एक बार देख लेते हैं, यही है मेरी, ठीक लिखी है मैंने। ठीक है, तो अब ये मेरी नई आ गई। अब आप देखो चेक कर सकते हो आप, x2 और x1 अंदर जाके आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएंगे, बना रहे हैं, देखो 1 0 0 1, इसका मतलब मेरा काम सही है। राइट, फिर क्या करते हैं, zj कैलकुलेट करते हैं। zj कैसे कैलकुलेट होगा, देखो जिस भी कॉलम का zj कैलकुलेट करना उसको cb के कॉलम से मल्टीप्लाई करो। तो -2 × 0 -1 × दिस -1 2। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, मैं लिख देती हूँ बेटा, आप सबको कैलकुलेट करना आ गया है ये। ठीक है, तो ये आ गया -1/5 और ये कितना आ जाएगा
-2/5 माइनस माइनस प्लस 4/5, तो ये आ गया 3/5 और ये आ जाएगा मेरा -2/5 माइनस 1/5, तो ये आ गया -3/5। अब निकालो ZJ माइनस CJ, तो ये माइनस करके लिखना है आपको, तो ये मेरा आ जाएगा -1/5 प्लस 1, तो ये हो गया 4/5, ये आ जाएगा 3/5 और ये -3/5। ठीक है बच्चों, देख लीजिए एक बार सारी कैलकुलेशन आपकी ठीक है कि नहीं है, राइट। तो अब मुझे क्या पता चला, मेरे फिर से दो वेरिएबल, ये मैंने थोड़ा गलत लिख दिया, 2/5, ठीक है, तो ये 2/5, राइट। अब देखो मैं फिर से देखूंगी मेरे ZJ माइनस CJ नेगेटिव हुए कि नहीं हुए। आप देख रहे हो कि मेरे ZJ माइनस CJ, ये वाला जहां मैंने मार्क करा है, ये दोनों, ये देखो जहां मेरी पेंसिल है, ये फिर से पॉजिटिव आ गए। अगर ये पॉजिटिव आ रहे हैं तो अभी ये सिस्टम में एंटर करेंगे, तो कौन से वाला एंटर करेगा, जो बड़ा होगा। बड़ा दोनों में से कौन से वाला है, ये 4/5, तो मैं इसको अभी अंदर टेबल में एंटर करा दूंगी, ठीक है ना। तो मैंने इसके ऊपर एरो लगा दिया। अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये बन गया मेरा पाइवेट कॉलम, तो x3 इज द एंटरिंग वेरिएबल और दिस इज द पाइवेट कॉलम। फिर क्या करते हैं, रिप्लेसमेंट रेशो निकालेंगे। रिप्लेसमेंट रेशो कैसे निकलती है, XB अपॉन पाइवेट कॉलम की वो एंट्रीज जो ग्रेटर देन 0 है। तो देखिए ये रहा मेरा XB, ठीक है ना, जहां पेंसिल है। XB को डिवाइड करिए पाइवेट कॉलम से, तो मैं डिवाइड तभी कर पाती हूँ जब मेरी वैल्यूज ग्रेटर देन 0 हो। तो आपने देखा कि आपकी दोनों वैल्यू नेगेटिव आ गई, तो इसका मतलब आप रिप्लेसमेंट रेशोज कैलकुलेट नहीं कर पाए, ठीक है ना। तो मैंने दोनों जगह डैश लगा दिया। तो बच्चों अगर आप रिकॉल करें तो सिंपलेक्स मेथड में भी ये केस बनता था कि वी हैव एन एंटरिंग वेरिएबल बट वी हैव नो आउटगोइंग वेरिएबल, वी आर नॉट एबल टू कैलकुलेट द रिप्लेसमेंट रेशोज। तो हमें अंदर जाने का रास्ता मिल रहा है पर बाहर किसको निकाले, कोई निकलने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा केस बन जाता था, तो वहां पर भी बनता था अनबाउंडेडनेस का केस, यहां पर भी बनेगा अनबाउंडेडनेस का केस, प्रोवाइडेड आपको दो तीन चीजें देखनी है बेटा, कि एंटरिंग वेरिएबल मिल रहा है और आउटगोइंग वेरिएबल मिल नहीं रहा क्योंकि रिप्लेसमेंट रेशोज बन नहीं रही। तो हमें पता चला प्रॉब्लम इज अनबाउंडेड, तो मैंने ये तो लिख दिया यहाँ पे प्रॉब्लम इज अनबाउंडेड। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी अनबाउंडेडनेस अकर कर रही है। एक चीज और चेक करनी होती है आपको, क्या, कि कोई भी आर्टिफिशियल वेरिएबल सिस्टम में बचना नहीं चाहिए। ये देखिए इसका क्या मीनिंग है, आपको दो बातें चेक करनी है बेटा अनबाउंडेडनेस के लिए। एक तो यही ZJ माइनस CJ पॉजिटिव आया, एंटर करने का रास्ता मिला और रिप्लेसमेंट रेशो नहीं मिली। दूसरी बात, VB के कॉलम में देखिए, VB के कॉलम में आर्टिफिशियल वेरिएबल नहीं बचना चाहिए। अगर VB के कॉलम में आर्टिफिशियल वेरिएबल बच गया और वो भी पॉजिटिव लेवल पे बच गया, तो आपको हम क्या बोलते हैं, केस इज इनफिजिबल। मैंने आपको बताया आर्टिफिशियल वेरिएबल हमने अपनी तरफ से डाला था अपनी टेबल बनाने के लिए, चलाने के लिए, जैसा मैंने पहली वीडियो में सिखाया। आर्टिफिशियल वेरिएबल का खुद का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, उसको खत्म करना बहुत जरूरी है लास्ट टेबल में, ठीक है। तो अगर आर्टिफिशियल वेरिएबल नहीं बचता तो आपका जो है अनबाउंडेड डिक्लेयर होगा। सो अनबाउंडेडनेस कब आती है, जब आपको एंटरिंग वेरिएबल मिला, डिपार्टिंग वेरिएबल, डिपार्टिंग मतलब जाने वाला, आउटगोइंग वेरिएबल नहीं मिला, एंड आपका जो VB का कॉलम है उसमें कोई आर्टिफिशियल वेरिएबल नहीं है, तब आप प्रॉब्लम को डिक्लेयर करेंगे कि ये मेरी अनबाउंडेडनेस है। तो प्रॉब्लम इज अनबाउंडेड बिकॉज, या सॉल्यूशन इज अनबाउंडेड बिकॉज देयर इज एन एंटरिंग वेरिएबल, देयर इज एन एंटरिंग वेरिएबल बट नो आउटगोइंग वेरिएबल, कोई आउटगोइंग वेरिएबल नहीं है। एक तो ये कंडीशन एक तो ये पहली कंडीशन तो यही बनी, ऑल्सो नो आर्टिफिशियल वेरिएबल इज इन द बेसिस, नो आर्टिफिशियल वेरिएबल रिमेन्स इन द बेसिस एट द पॉजिटिव लेवल, ठीक है, रिमेन्स इन द बेसिस एट पॉजिटिव लेवल। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हैं देन सॉल्यूशन इज अनबाउंडेड, ठीक है। अनबाउंडेड मतलब इंफिनिटी, राइट। तो आपका जो मैक्सिमम Z है वो इंफिनिटी पे लाई कर रहा है, ये पता चल गया आपको, ठीक है। प्रॉब्लम अनबाउंडेड हो गई आपकी। अगर बेटा यहाँ पे मान लो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है कि एंटरिंग वेरिएबल मिलता है बट आउटगोइंग नहीं मिल रहा, और साथ में आर्टिफिशियल वेरिएबल सिस्टम में बच गया, तो हम सॉल्यूशन को अनबाउंडेड नहीं लिखते, हम प्रॉब्लम अनबाउंडेड नहीं बोलेंगे, फिर हम बोलेंगे प्रॉब्लम इनफिजिबल है, ठीक है। मैं ये केस नेक्स्ट वीडियो में आपको करवा दूंगी,
ठीक है, अलग से करा दूंगी एक क्वेश्चन, ऐसा भी हो जाता है। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट अनबाउंडेडनेस। तो ये हमने एक केस कवर कर लिया अनबाउंडेडनेस का। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में कराती हूँ जिसमें फर्स्ट कंडीशन होल्ड कर रही होगी और सेकंड नहीं होल्ड कर रही होगी, तो प्रॉब्लम बन जाएगी इनफिजिबल। सो पढ़ाई करते रहें बच्चों। आई एम वाइंडिंग अप दिस लेक्चर हेयर। आप लोग पढ़ाई करते जाएं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू बेटा।